वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, एमपी जीके की क्लास हमारी चल रही थी जिसमें हम मध्य प्रदेश की वन संपदा का टॉपिक जो है वो कर रहे थे। उसमें प्रारंभिकी मैंने आपको करा दी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा। आज जो है मुख्य रूप से हमको मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण जो है वो देखना है और वनों से संबंधित प्रमुख योजनाएं जो हैं और मध्य प्रदेश की वन संपदा ये देखना है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण, मध्य प्रदेश के वनों के वर्गीकरण का जो प्रथम प्रयास वो चैंपियन और सेठ ने किया था 1968 में। लेकिन उस बात को हम आगे बढ़ाएं, अगर देखें तो मध्य प्रदेश का वर्गीकरण जो है, वैसे मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का जो मुख्य प्रकार है वह है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इसी को हम कई आधारों पर बांट देते हैं। तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों को कई आधारों पर विभक्त किया जाता है। मुख्य रूप से इसको 5 जो हैं आधारों पर मध्य प्रदेश के वनों का जो विभाजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के वनों का विभाजन 5 आधारों पर किया जाता है। पहला आता है आपका भौगोलिक आधार, भौगोलिक आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। दूसरा आ जाता है आपका प्रादेशिक आधार, प्रादेशिक आधार पर विभाजन किया जाता है। तीसरा आ जाता है वृक्षों के आधार पर विभाजन किया जाता है। चौथा आ जाता है आपका प्रशासनिक आधारों पर विभाजन, प्रशासनिक आधार पर विभाजन। और पांचवा आ जाता है वन विभाग का जो वर्गीकरण। अब भौगोलिक आधार पर जो है मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंने बताया आपको मुख्य प्रकार यही है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ही बताना हो तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ही जो है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य वन हैं। अब इसी को 2 भागों में और बांट दिया जाता है। एक हो जाता है आर्द्र या अर्ध पर्णपाती वन और एक हो जाता है शुष्क पर्णपाती वन। इसको हम समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है, अभी समझते हैं। हम पहले इसको यहाँ लिख देते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या इसको अर्ध पर्णपाती वन भी कहते हैं। और दूसरा आ जाता है आपका शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के भौगोलिक आधार पर 3 जो प्रकार हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। अब जब आप मध्य प्रदेश का जो जलवायु देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जलवायु में जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, दक्षिण पूर्वी हिस्सा अगर हम ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ओके, आप जब इसके ऊपर यहाँ आएंगे तो ये जो है ये एक सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो जहां सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ही है, लेकिन जहां अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? अर्ध पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन। और बाकी क्षेत्रों में क्या हो जाता है? शुष्क पर्णपाती वन। अब हम पहली कैटेगरी लेते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है फ्रेंड्स वो कहाँ पाए जाते हैं? ये वन पाए जाते हैं आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हम ले लें, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये वन पाए जाते हैं फ्रेंड्स उन क्षेत्रों में जहां पर जो वर्षा की मात्रा है वो है 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये अब वन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? तो ये वन पाए जाते हैं सागर, दमोह, पन्ना, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं, बैतूल में, और यहाँ पर आ जाते हैं तो आपका धार, झाबुआ में ये वन पाए जाते हैं, धार, झाबुआ में। ओके फ्रेंड्स, इसको समझना है हमको। आप मैप देख देख करके उसकी बार बार अगर रीडिंग लेते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, तो सागर, जबलपुर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और धार, झाबुआ में उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष जो हैं आपके वो आ जाते हैं सागौन, शीशम, सागौन हो गया, शीशम हो गया, नीम, पीपल, बरगद, ये जो हैं वृक्ष, ये जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये वृक्ष जो है अपनी सारी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं, इसलिए इनको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आप समझ गए। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में क्या क्या था? तो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं सागौन, शीशम, नीम, पीपल, बरगद। इसमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं सागर, जबलपुर, दमोह, पन्ना, छिंदवाड़ा
और नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, धार और झाबुआ आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये जो हम जो मैप में देख रहे हैं हिस्सा, ओके फ्रेंड्स, जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ओके फ्रेंड्स, ये वन पाए जाते हैं 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वृक्ष वन पाए जाते हैं। इन वनों में आने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, साल। साल किसका है? आर्द्र पर्णपाती वनों का जो वृक्ष है, साल। उसके बाद धौरा, बीजा, सेजा, हर्रा, साल, धौरा, बीजा, सेजा, हर्रा, ठीक है ना। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख जो है आपके वृक्ष हैं। एक और वृक्ष होता है तिनसा। तिनसा भी किस में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है। तो अब अगर आ जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन किन क्षेत्रों, किन जिलों में पाए जाते हैं, तो ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में क्या आ जाएगा, इसको हम थोड़ा और ऊपर से ले लेते हैं। तो इस क्षेत्र में आ जाएगा सीधी, शहडोल, उमरिया, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ठीक है ना फ्रेंड्स, और आपका बैतूल तक, ठीक है ना। सीधी, सिंगरौली, फिर उसके बाद शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल में जो है आपके कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वृक्षों में जो पाया जाता है धौरा, सेजा, बीजा, हर्रा और आपका तिनसा, साल। साल इसका सबसे जो है प्रमुख वृक्ष है। अभी हम वन संपदा में जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संपदा को भी एक एक कर करके देखेंगे। फिर फ्रेंड्स आता है थर्ड, शुष्क पर्णपाती वन। तो मध्य प्रदेश का ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर आपका जो है उष्णकटिबंधीय जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों, ये वन वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा जो है लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर है या 60 सेंटीमीटर से भी कम है। वर्षा की मात्रा यहाँ 60 सेंटीमीटर से भी कम है। यहाँ शाइनिंग आ रही है बेटा? हाँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? 60 से 75 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जिले कौन कौन से जाएंगे? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से आप ले लीजिए, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप, तो हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका नीमच, फिर मंदसौर, रतलाम, यहाँ सारा का सारा जो है आपका शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो इन वनों में जो है मुख्य रूप से कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। तो इन वनों में आपका आ जाएगा बबूल, कीकर, बबूल, कीकर, हर्रा, हर्रा भी आ जाता है, हर्रा, सेजा, तेंदू और पलास, तेंदु, पलास। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष ये हो गए। तो ये पूरा क्लियर हो गया फ्रेंड्स। भौगोलिक आधार पर जो विभाजन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर या अर्ध पर पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम आते हैं प्रादेशिक आधार पर जो वनों का विभाजन है उसमें, प्रादेशिक आधार पर वनों के विभाजन में। तो प्रादेशिक आधार पर वनों का विभाजन मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा? प्रादेशिक आधार पर जो मध्य प्रदेश के वनों का विभाजन है फ्रेंड्स, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्र के हिसाब से वर्गीकरण हो जाएगा। इसको मिटा दें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर मिक्स हो जाएगा, है ना। अब आते हैं प्रादेशिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है। तो प्रादेशिक आधार पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आ जाता है विंध्यन कैमूर पेटी। ओके फ्रेंड्स, विंध्यन कैमूर पेटी। दूसरा आपका आ जाता है नर्मदा दक्षिणी पेटी, नर्मदा के दक्षिणी भाग की जो पेटी है, ठीक। और तीसरा जो आपका आ जाता है वो आ जाता है मुरैना
शिवपुरी, मुरैना, शिवपुरी, पेटी। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमने वर्गीकरण पढ़ा है उसी के प्रादेशिक आधार पर। विंध्यन, कैमूर, पेटी। विंध्यन, कैमूर, पेटी मुख्य रूप से कहाँ पर विस्तृत है? तो मालवा का जो पठार है उसके दक्षिणी भाग से ये सागर दमोह तक आती है, और सागर दमोह से फिर इसके दो भाग हो जाते हैं, एक कैमूर श्रेणी में चली जाती है और कुछ भाग इसका पूर्व की ओर चला जाता है। तो ये पूरी पेटी जो वृक्ष की है ये विंध्यन कैमूर पेटी कहलाती है। ये आपको मालवा के पठार के दक्षिण से लेकर सागर दमोह तक, फिर आगे जाकर के जो आपका पन्ना और रीवा में बिजावर श्रेणी तक पूरा ये कैमूर की जो पेटी है आपकी विस्तृत है। अब इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विंध्यन कैमूर श्रेणी में पाए जाने वाले मुख्य जो वृक्ष हैं वो हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और इसको भी अगर क्लासिफाइड करना हो तो शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, लेकिन मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद आते हैं नर्मदा की दक्षिणी श्रेणी। तो नर्मदा नदी, ये आपका नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, ओके। नर्मदा नदी की दक्षिणी श्रेणी कहाँ जाएगी? ये हो गई हमारी नर्मदा नदी, है ना, ये इस तरीके से नर्मदा नदी। अब नर्मदा की दक्षिणी श्रेणी, तो आपको मालूम है नर्मदा की दक्षिण श्रेणी में कौन सा पर्वत विस्तृत है? सतपुड़ा पर्वत विस्तृत है, ओके। नर्मदा के दक्षिण में जो है वो सतपुड़ा पर्वत विस्तृत है। तो यहाँ पर जो वर्षा वाला क्षेत्र भी वो बहुत अधिक है। तो जो हम देख रहे थे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये मुख्यतः कहाँ पर आ जाता है? नर्मदा श्रेणी में आ जाता है। तो ये हो जाएगी पूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक नर्मदा की दक्षिणी श्रेणी। इसमें इसके पूर्वी क्षेत्र में जो है आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आर्द्र, और पश्चिमी क्षेत्र में जो है आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, पर्णपाती वन, ओके। फिर आता है मुरैना, शिवपुरी, पेटी। तो वही जो हमने देखा था भौगोलिक आधार में भी, ठीक है ना, शुष्क पर्णपाती वनों में तो मुरैना, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर, गुना, दतिया, फिर आपका यहाँ पर आ जाएंगे आप तो नीमच, मंदसौर, रतलाम। इसमें पूरा जो है आपका मुरैना, शिवपुरी, पेटी है, और इसमें वही बबूल, कीकर, तेंदू, पलाश वाले जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। थर्ड जो हमारा जो विभाजन है, जो वृक्षों का, जो वनों का जो विभाजन है, तीसरा आधार वो है वृक्षों के आधार पर। वृक्षों के आधार पर विभाजन क्या हो जाएगा? ये मेंस के एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिएगा, और ये प्री में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद जो वन संपदा की प्रमुख जो उपजें संपदा आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वृक्षों के आधार पर विभाजन में सबसे पहले आ जाता है हमारे प्रदेश में पाए जाने वाले सागौन वृक्ष, ओके। दूसरा आ जाता है साल वृक्ष, तीसरा आ जाता है मिश्रित वन। ध्यान दीजिएगा, हम मध्य प्रदेश में वृक्षों के आधार पर जो वनों को विभाजित करते हैं वो सागौन वन, साल वन, मिश्रित वन। अब सागौन वन, तो सागौन वन आपको मालूम है मध्य प्रदेश के लगभग 19% भाग पर जितना भी वनों का विस्तार है, 19 इसका एग्जैक्ट डाटा मैंने लास्ट क्लास में दिया हुआ है आपको, और भी देख लेता हूं मैं एग्जैक्ट डाटा 19.3% है। मैं आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूं कंफर्म करने के लिए। यस, 19.36%, 19.36% जो है वो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, ओके फ्रेंड्स। सागौन का जो आपका वैज्ञानिक नाम है, सागौन का वैज्ञानिक नाम कौन बताएगा? कोई बच्चा ध्यान कीजिए, सागौन का वैज्ञानिक नाम। तो सागौन का वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स टेक्टोने, टेक्टोने ग्रेनाई, ओके। और पूरे भारतवर्ष में सागौन वनों का 41% जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश के जो वन है उसमें 19.36% जो वन है वो सागौन वन है, और इसका वैज्ञानिक नाम सागौन का टेक्टोने ग्रेनाई है, और भारतवर्ष के 41% सागौन वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी जो है वो इमारती उद्देश्यों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और फर्नीचर के लिए इसकी बहुत ही महत्वता है, क्योंकि इसमें जो है ग्रेन्स बनी होती हैं और फर्नीचर में इससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो सागौन का वृक्ष जो है वो लगभग 100 फीट तक आपका जो है वो ऊंचा हो जाता है। अब सागौन के वृक्ष जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सागौन के वृक्ष जो हैं 75 से 125 सेंटीमीटर वाले हिस्सों में पाए जाते हैं।
75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष जो हैं वो आपका जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सागर, दमोह, फिर यहाँ पर धार, झाबुआ, रतलाम, बैतूल तक पाए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जबलपुर, दमोह, फिर सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, उसके बाद धार, झाबुआ, रतलाम आदि क्षेत्रों में सागौन के वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, होशंगाबाद में एक घाटी है, बोरी घाटी। बोरी घाटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध है। सागौन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो बोरी घाटी। सागौन के वृक्षों में हिब्लोप्यून होप्लिया, ध्यान दीजिएगा, हिब्लोप्यून होप्लिया या होपालिया भी आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो सागौन के वृक्षों में हिब्लोप्यून होपालिया प्रजाति के स्केल्टोनाइसर और मेंचीरेलिस कीट जो है लगते हैं। स्केल्टोनाइसर, ठीक है ना। इस प्रजाति के कौन कौन से? स्केल्टोनाइसर और मेंचीरेलिस कीट। ये कीट किस वनों को प्रभावित करते हैं? तो सागौन वन को ये कीट प्रभावित करते हैं। तो हो गया फ्रेंड्स, सागौन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? 75 से 125 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश के वनों में 19.36% सागौन वृक्ष हैं, जो पूरे देश का 41% है। इसका वैज्ञानिक नाम टेक्टोनिक ग्रेनाई है और ये जबलपुर और आपका सागर, दमोह, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, धार, झाबुआ, रतलाम आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खंडवा में भी इनकी कुछ तादाद है। उसके बाद होशंगाबाद की बोरी घाटी सागौन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। हिब्लोप्यून होपालिया प्रजाति के स्केल्टोनाइसर और मेंचीरेलिस कीट जो है वो सागौन के वृक्षों को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं साल वृक्ष। साल वृक्ष मुख्य रूप से किसका जो वृक्ष है? साल। तो साल जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या फिर अर्धपर्णपाती वनों का जो है वो वृक्ष है। ओके। और साल वृक्ष, एक बात ध्यान दीजिएगा, साल वृक्ष को आपको दो डाटा मिलेंगे। साल वृक्ष में आपको दो डाटा मिलेंगे कि साल वन जो है मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत हैं। तो एक डाटा मिलेगा आपको 16.45% क्षेत्र में विस्तृत हैं और दूसरा डाटा जो मिलेगा वो आपको 4.1%। एक आपको मिलेगा 16.54% क्षेत्र पर विस्तृत है और दूसरा आपको मिलेगा 4.15% क्षेत्र पर विस्तृत है। अब इसमें करें क्या? तो यदि आपको 4.15% आता है तो आपको यही टिक करना है। उसका रीज़न यह है क्योंकि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो पुस्तकों में दिया गया है आंसर वो 4.15% दिया गया है। इस वजह से आपको ये टिक करना है। ओके, कि मध्य प्रदेश में जो साल वन है वो कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो 4.15%। और ये ना आए तो 16.5% आप टिक कर दीजिएगा। दोनों आए तो 4.15%। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में संपूर्ण देश के साल वनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 50% पाया जाता है। साल वन मुख्य रूप से क्या है, जो अविभाजित मध्य प्रदेश था तब बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, लेकिन अब साल वनों की पेटी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में जो है वो ट्रांसफर हो गई है। तो साल वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साल वन पाए जाते हैं 125 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में, इसलिए ये उष्ण कटिबंधीय जो है आर्द्र पर्णपाती वनों के वृक्ष हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबुस्टा। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? सोरिया रोबुस्टा। साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? सोरिया रोबुस्टा। ओके। सागौन वन जहां काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सागौन वन काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहीं साल वृक्ष जो है वो लाल पीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साल वृक्ष जो है वो आपका लाल पीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साल वृक्षों 10 लाख साल वृक्ष काटे गए थे, किसके कारण? इसमें कीट लग गया था जिसको क्या कहा जाता है? साल बोरर कीट।
साल बोरर कीट लगने के कारण लगभग 10 लाख साल वृक्षों को मध्य प्रदेश में काटा गया था। और साल वृक्ष में लगने वाला जो एक प्रमुख जो आपका कीट है वो है होब्लोसेरारिक्स, होब्लोसेरारिक्स स्प्रिकोनिस। होब्लोसेरारिक्स कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ बेटा, यहाँ साइनिंग तो नहीं हो रही। होब्लोसेरारिक्स, ठीक ना, होब्लोसेरारिक्स स्प्निकोसिस, स्प्निकोनिस, ठीक है ना। ये किसको प्रभावित करता है, ये साल वृक्ष को प्रभावित करता है। स्प्निकोनिस, होब्लोसेरारिक्स स्प्निकोनिस साल वृक्षों को प्रभावित करने वाला कीट है। तो साल और सागौन में अंतर आप समझ गए। सागौन काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ये शुष्क पर्णपाती वनों में पाते हैं या अर्ध पर्णपाती वनों में आते हैं। और ये जो साल वृक्ष है ये आर्द्र पर्णपाती वनों में आते हैं। 125 सेंटीमीटर प्लस वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लाल पीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सागौन का वैज्ञानिक नाम टेक्टोनिक ग्रेनाई है, जबकि साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबुस्टा है। सागौन जो है वो जबलपुर, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और बैतूल, खंडवा, धार, झाबुआ, रतलाम क्षेत्रों में है। जबकि साल वृक्ष जो है आपके ये दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में है। तो शहडोल, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन क्षेत्रों में साल वृक्ष जो है आपका पाया जाता है। सागौन वन कुल वन के 19.36% भाग में है और संपूर्ण जो सागौन वन का 41% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। साल वृक्षों में 2 डाटा मैंने बताया, कौन सा कैसे सॉल्व करना है वो आपको मैंने बता दिया फ्रेंड्स। ओके, वर्गीकरण। तो प्रशासनिक वर्गीकरण में जो वन है उनको किन किन भागों में बांटा जाता है। तो पहला है आपका आरक्षित वन, आरक्षित वन। दूसरा है आपका संरक्षित वन, संरक्षित वन। और तीसरा है जो आपका वो है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। मैंने आपको लास्ट क्लास में इन तीनों की डेफिनेशंस बता दी थी कि इन तीनों में क्या अंतर है। वैसे मध्य प्रदेश में जो पूरा का पूरा आप जानते हैं कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो मध्य प्रदेश में 25.14% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। 25.14% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ये जो है जो नेशनल डाटा है। और 30.2% भाग पर वन पाए जाते हैं, ये राजकीय डाटा है। इसको लेकर के बड़ा बवाल भी मचा हुआ था। अब आते हैं फ्रेंड्स कि जो मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रों में जो आपकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है वो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरी बता दी थी। तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश के कुल कितने क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं, तो 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में 77,493 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित है। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के लगभग 65.5% भूभाग पर वनों के 65.5% भूभाग पर वनों का आरक्षित वनों का हिस्सा है। आरक्षित वन क्या होते हैं, ऐसे वन जहां पर चराई, कटाई, आवागमन और अन्य गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी होती है, उन वनों को क्या कहा जाता है, आरक्षित वन कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो है आरक्षित वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लास्ट क्लास में इसको मैंने आपको डिटेल में बताया है। फिर आते हैं संरक्षित वन। तो मध्य प्रदेश के लगभग 32% भूभाग पर, ठीक है ना, 32% भूभाग पर जो है आपका वो संरक्षित वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के 32% भूभाग पर संरक्षित वन पर प्रशासनिक अनुमति के साथ आवागमन की, चराई की, वनों की कटाई की प्रशासनिक अनुमति के साथ जो होती है वो छूट होती है। तो ये संरक्षित वन। और अवर्गीकृत वन, मध्य प्रदेश के लगभग 1.8% भूभाग पर अवर्गीकृत वन जो है वो पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वनों में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये हो गए आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। इनको हमने लास्ट क्लास में डिटेल में देखा था। अब आता है वन विभाग का वर्गीकरण। तो वन विभाग ने क्या वर्गीकरण कर रखा है वनों का, तो वन विभाग ने जो वर्गीकरण कर रखा है वो है सघन वन, फिर उसके बाद आपका आ जाता है मध्यम सघन वन और उसके बाद आ जाता है खुले वन। तो सघन वन इनको कहा जाता है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे वन जिसमें वन कैनोपी
वन कैनोपी 70% तक होती है। ऐसे वन जिनमें वन कैनोपी 70% से अधिक होती है उनको सघन वन कहते हैं। अब वन कैनोपी क्या है इसको आप समझ लीजिए। वन कैनोपी, ठीक है फ्रेंड्स, वन कैनोपी से क्या अभिप्राय है? तो आप एक वृक्ष देखिए, आपने ये वृक्ष देखा, इसकी अनेक शाखाएं हो गई, ये शाखाएं हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये शाखाएं हैं इसकी, और ये शाखाओं के साथ साथ यहाँ पर पत्तियां। तो जब आप ऐसे कई वृक्ष देखेंगे तो वृक्षों का जो ऊपरी आवरण शाखाओं और पत्तियों से निर्मित होता है, अर्थात जब हम ऊंचाई से बहुत घने वन को देखते हैं तो हमको जो उसका ऊपरी आवरण दिखाई देता है वो वन कैनोपी कहलाता है। तो ऐसे वन जिनमें वन कैनोपी मतलब वन कैनोपी का घनत्व 70% से अधिक होता है वो सघन वन कहलाते हैं। ऐसे वन जिनमें वन कैनोपी का घनत्व 40 से 70% तक होता है, 40 से 70% तक होता है, उनको मध्यम सघन वन कहते हैं। और ऐसे वन जिनमें जो वन कैनोपी है वो 10 से 40% तक होती है उनको खुले वन कहते हैं। 10% से भी कम वन कैनोपी वाले जो क्षेत्र हैं उनको झाड़ियाँ कहा जाता है, झाड़ियाँ। ओके, तो ये सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। अब मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर सघन वन हैं? तो मध्य प्रदेश के में 2.17% भाग पर, 2.17% भाग पर जो है वो आपका, सॉरी मैंने यहाँ पर मध्यम में लिख दिया, मध्य प्रदेश में 2.17% भाग पर सघन वन हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मध्यम सघन वन 11.14% भाग पर, मध्य प्रदेश में मध्यम सघन वन 11.14% भाग पर और 11.8% खुले वन हैं। हाईलाइट कर देना बेटा। तो मध्य प्रदेश में 11.8% भाग पर खुले वन हैं। झाड़ियों के प्रतिशत की बात आ जाए तो 1.95%। ओके फ्रेंड्स, और वहीं अगर भारत की बात करें तो हमने पूरी तुलनात्मक अध्ययन किया था लास्ट क्लास में भारत का और मध्य प्रदेश का। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा समाप्त होता है वनों का वर्गीकरण। अब हम आते हैं कुछ चीज़ें जो हमको समझ लेना जरूरी है, उस पर आ जाते हैं हम। हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब वनाच्छादन, वृक्षाच्छादन और ग्रीन वॉश ये सब अगर हमको नहीं मालूम बेसिक डेफिनेशन तो अधूरा रह जाता है। तो वनाच्छादन क्या कहलाता है? वनाच्छादन क्या कहलाता है? तो किसी निश्चित एरिया में, एक भौगोलिक इकाई मान ली जाती है, तो किसी निश्चित एरिया में यदि 1 हेक्टेयर से अधिक भाग पर या उस निश्चित एरिया के 10% से अधिक भाग पर, ठीक है ना, वन पाए जाते हैं तो उसे वनाच्छादन कहा जाता है। तो किसी निश्चित एरिया में यदि 1 हेक्टेयर से अधिक भाग पर या उस निश्चित भूभाग के 10% से अधिक भाग पर वन होते हैं तो उसे वनाच्छादन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वृक्षाच्छादन, है ना, वृक्षाच्छादन, ठीक है ना। तो वृक्षाच्छादन क्या है फ्रेंड्स? तो ऐसा घना वनावरण जिसमें सूर्य प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच रही, ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर इसका जो मेन है सूर्य प्रकाश वनों के घने होने के कारण क्या हो जाए, धरातल तक ना पहुंचे, तो वहां पर उसे क्या कहा जाता है? वृक्षाच्छादन कहा जाता है। ग्रीन वॉश क्या है? ग्रीन वॉश का अर्थ होता है रिकॉर्डेड वन एरिया, ठीक है ना, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ग्रीन वॉश। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में जो है लगभग 77,493 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आपका वन है, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डेड वन क्षेत्र लगभग 64,572 वर्ग किलोमीटर ही है। रिकॉर्डेड जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ग्रीन वॉश क्षेत्र कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, वन कैनोपी क्या है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सो फ्रेंड्स, आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई है हमारी वनों का वर्गीकरण समझाने में। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वन से रिलेटेड, जो आपकी प्रमुख योजनाएं हैं वनों से रिलेटेड और जो प्रमुख वन संपदा, वन उपज हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ संस्थानों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।